चलिए दोस्तों, 10th मस्ती रणधीर सर में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं डिसेस्टर मैनेजमेंट जो 6 मार्च का पूछता है। भूकंप क्या है, इससे बचाव के किन्हीं 2 उपाय का उल्लेख करें। तो उत्तर होगा भूपटल के नीचे का वह केंद्र जहां कंपन शुरू होती है, कंपन प्रारंभ होती है, भूकंप कहलाता है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिससे बचाव के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक है। बहुत से प्रयास करना पड़ेगा तभी भूकंप से हम बच सकते हैं। भूकंप की तबाही में गैर सरकारी संगठनों की अहम भूमिका है। गैर सरकारी संगठन का मतलब हो गया निजी जो संगठन होती है, कुछ सभा होती है, उस पर हमको सब गैंग बनाकर, एक प्रकार का समूह बनाकर उस पर कैंपेन चलाना पड़ेगा, तभी हम बच सकते हैं। यह संस्था न सिर्फ तत्काल राहत पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, बल्कि भूकंपरोधी भवन निर्माण तथा भूकंप से तत्काल बचाव के लिए प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। प्रशिक्षित का मतलब होता है ट्रेनिंग करना, यानी ट्रेनिंग बच्चे को कराकर भी भूकंप को रोका जा सकता है। पूर्व तरंगों या अनुकंपो तरंग 2 प्रकार की होती है, पूर्व तरंग या अनुकंपन तरंग को यदि भूकंप लेखी के आधार पर संभावित बड़े भूकंप का पूर्वानुमान किया जा सकता है। भूकंप को सिस्मोग्राफ से ही पता लगाया जा सकता है कि कब भूकंप होने वाला है। एक और बात, करंट न्यूज में सांप एक वैसा जीव है जिसको भूकंप 5 दिन पहले ही पता चल जाता है, और 120 किलोमीटर अगर भूकंप का वेव अगर होगा तो वो सबसे उससे पहले ही पता चल जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें, यानी बिहार में बाढ़ कैसे आता है। तो देखिए, बिहार को बीचों बीच बांटने वाली जो नदी है वह गंगा नदी है। गंगा नदी के उत्तरी भाग को उत्तरी बिहार कहा जाता है और दक्षिणी भाग को दक्षिणी बिहार कहा जाता है। उत्तरी बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आते हैं और दक्षिणी बिहार में वहीं सुखाड़ की भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। वहाँ सुखाड़ से लोग त्रस्त होते हैं, उत्तरी बिहार में बाढ़ से त्रस्त होते हैं। इसीलिए बाढ़ बिहार में कल कारखाने नहीं बैठते हैं। उत्तर देखिए इसका क्या हुआ। 2008 ईस्वी में भारत नेपाल की सीमा पर उसके पास कुशहा बांध के टूटने से आई बाढ़ में कोसी नदी की धारा बदल दी थी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में कोसी नदी समय समय पर भयंकर बाढ़ आ चुकी है। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती विकराल समस्या है जो हर वर्ष बिहार के उत्तरी तथा दक्षिणी मैदानी भागों में तबाही मचाती है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ का कहर बिहार में टूटता है, कारण नदियों का जल धारण क्षमता से अधिक जल आसपास के शहरों गांव में फैल जाता है, जिससे बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा होता है। एक और बात है कि नदियों के तलछटियों में, नदी के तलछट में अवसाद बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, जिसके वजह से बाढ़ का जो भयावह स्थिति बिहार में काफ़ी देखने को मिलती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट करें। तब भूकंप का उत्तर होगा भूकंप का वह भाग जहां से हटाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। भूकंप का केंद्र से धरती का अनुलंब भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है, यानी भूकंप के अनुलंब जो होगा वह अधिकेंद्र कहलाएगा। भूकंपीय तरंगों का पहला झटका अधिकेंद्र पर ही लगता है, यानी जहां से शुरू होता है उसको केंद्र बोला जाता है, आज जितना दूर तक रहता है उसको अधिकेंद्र बोला जाता है। आदि केंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है भूकंप का प्रभाव घटते जाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी धीरे धीरे भूकंप का प्रभाव घटते जाएगा। जैसे हम लोग जान सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में नेपाल में बहुत ज़्यादा भूकंप का हम लोग त्रासदी सामना किए हैं। तो नेपाल में जब भूकंप जहाँ से शुरू हुआ तो केंद्र कहलाएगा, और जहाँ जाकर ख़त्म हो गया वह उसके क्षेत्र को अधिकेंद्र कहते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको इस रिमेम्बरिंग करना ज़रूरी है। आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा का मतलब होता है कि माने हमारे ज़िंदगी में, मानव सभ्यता में आने वाले तरह तरह के बाधाएं
वो शारीरिक नहीं होना चाहिए, अपना खुद का बाधा नहीं होना चाहिए, दुखों को नहीं होना चाहिए, प्रकृति के द्वारा या मानव के द्वारा। यानी उत्तर होगा बहुत ही कम समय में अकस्मात घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिसका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा और मानव जीवन एवं उसकी संपत्ति पर पड़े, जिसमें जान माल की अपार क्षति हो, आपदा कहलाती है। इसके दुष्परिणाम दीर्घकालिक होते हैं, बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है। जैसे जापान में जो नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, वो भी एक आपदा का स्वरूप था। और वहीं हम लोग के यहाँ 2008 ईस्वी में जो बाढ़ आया था बिहार में, वो भी आपदा का स्वरूप है। आपदा का मतलब कि कोई भी हो सकता है, वो बाढ़ हो, सुनामी हो, चक्रवात हो, भूस्खलन हो, हिमस्खलन हो, ठीक है, ये सब आपदा का स्वरूप है। अब 5वां क्वेश्चन, सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करें। तो सुखाड़ के निम्नलिखित कारण हैं। पहले का कम हो जाएगा पर्यावरण अवनयन, वायु, जल, मृदा का बढ़ता प्रदूषण सूखा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारण है। खम होगा भूमिगत जल में ह्रास। भूमिगत जल किसे कहते हैं? तो भूमि के नीचे गाड़ा हुआ जल, जो भगवान के द्वारा गाड़ा गया है, हम लोग के द्वारा नहीं। भूमि के नीचे जो गाड़ा हुआ जल है भूमिगत जल कहलाता है। अब भूमि के ऊपर के जल को भूपृष्ठीय जल कहते हैं। तो भूमिगत जल में ह्रास क्या हो गया कि सुखाड़ की स्थिति में जब सुखाड़ आता है तो नीचे का पानी का यूज हम लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिससे भूमिगत जल काफ़ी घट जाता है। तो सुखाड़ की स्थिति में भूमिगत जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भूमिगत जल की पूर्ति वर्षा के जल से होती है। जब तक वर्षा नहीं होगा तब तक भूमिगत जल बरकरार नहीं हो सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, भूमिगत जल को ज़्यादातर यूज कर लेते हैं। वो सिंचाई से लेकर हो या पेयजल से लेकर हो, स्नान ध्यान या दैनिक क्रियाकलाप जितना होता है वो जल ही हमारा जीवन का आधार है, मूलाधार है। तो वहीं भूमिगत जल का हम लोग अति विदोहन कर रहे हैं, जो आने वाली भावी पीढ़ी को बहुत ज़्यादा इसका सामना करना पड़ेगा। वनों के विकास, भूमिगत जल की विदोहन। अब देखिए तरह तरह के मौसम परिवर्तन हो रहे हैं जिनके वजह से भूमिगत जल सूखने लगता है, ठीक है। अब गौ नंबर देखिए, भूमंडलीय तापन, ग्रीन हाउस गैस में दिनादुनी वृद्धि के कारण वायुमंडल का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। परिणाम तो सुखाड़ जैसी निकट समस्या आ धमकती है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हरित गृह प्रभाव है, या उसी को ग्लोबल वैश्वीकरण कहते हैं। यह CO2, मीथेन, SO2, NO2 इस सब के क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से हमारी वायुमंडल में एक परत जैसा बन जाती है, जिसके वजह से ऊपर से तो अदर किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, लेकिन यह एक प्रकार का तापमान क्रिएट कर देता है। ऊपर से आती है लेकिन नीचे से जाइबे नहीं करती है, तो वहीं हरितगृह प्रभाव हो जाता है। तो जब सुखाड़ की स्थिति आती है तो हरितगृह प्रभाव दिन दुना रात चौगुना के तरह से बढ़ने लगता है। यह सुखाड़ की स्थिति का एक कारण हो जाता है। सुखाड़ से बचाव के तरीके क्या क्या हैं? तो सुखाड़ से बचाव के तरीका सबसे पहले है वन की कटाई के विरुद्ध बनाए गए नियमों को कड़ाई से पालन करेंगे, और बने हुए कार्यक्रम के अंदर वृक्षारोपण को बढ़ावा देंगे। वृक्ष से अधिक लगाएंगे, पानी का मात्रा थोड़ा सा देखकर समझ कर यूज करेंगे, और वन काफ़ी मात्रा में बढ़ाएंगे, क्योंकि वन जो है ये बादल को आकर्षित करते हैं और तो वर्षा होती है।